हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर 2 सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप सीआईबी को एकदम पक्के तरीके से पास कराते हैं, सीआईबी को पास फॉर श्योर एकदम पक्का चाहते हैं पास हो, तो इसके लिए मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप फोन करके डिटेल्स ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स भी डाल दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में हम एक बार और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है, इकोनॉमिक्स। प्लीज आप मेरे साथ लिखते भी चलिएगा तो फायदा ज्यादा होगा, ज्यादा समझ में आएगी, ज्यादा असरदार तैयारी होगा। तो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं कि पावरफुल टूल है जिसकी मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स क्या है, टूल है। टूल मतलब एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, एक प्रकार का आपको मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक मतलब पैसा, इकोनॉमिक का मतलब क्या है, पैसा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं थ्रू सप्लाई एंड डिमांड। नेचुरल सी बात है, इकोनॉमिक्स पूरा सप्लाई एंड डिमांड पे ही है, यानी कितना सप्लाई हो रहा है, कितना डिमांड है, मार्केट में कितना डिमांड है उसके हिसाब से कितना सप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर है। समझ में आ रही बात, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक तरीके का परिभाषा है। और हम ये बोल सकते हैं इसकी जो चेंजेस होती है, इसकी जो चेंजेस होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स एक बहुत बढ़िया टूल माना जाता है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल टू एक्सप्लेन इन चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, changes in economic environment through supply and demand theory। कौन सा थ्योरी है, सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी है। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिकली हम यहाँ पे ये पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और चेंजेस कैसे से आती हैं, सप्लाई और डिमांड से आती है। ठीक है, और ये थ्योरी जो होता है, यानी सप्लाई और डिमांड की जो थ्योरी होती है वो ये बताता है कि कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, जो सामान को यूज करता है, उपभोक्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। यानी कंज्यूमर वो इंसान होता है जो सामान को यूज करता है। ठीक है, तो हम इससे ये डिटरमाइन कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, किस तरह का डिमांड है उसका प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, या कमोडिटीज के ऊपर, और बिजनेस कॉस्ट क्या लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, ये सप्लाई करने में। दो चीजें होती हैं, हमें से याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन एक रिक्वायरमेंट हो गया कि भाई पेन चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, ये आपका प्रेफरेंस है। ठीक है, अब इस पेन में भी क्या 5 तरह का पेन आ गया, कैमलिन बना रही है, एक मान लीजिए लक्सर बना रही होगी, तो मान लीजिए 2-3 ऑप्शन है, तो आप वो पेन पसंद करेंगे जो आपको प्रेफरेंस होगा, चाहे आपको जो अच्छा लगता होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, वो भी रहता फैक्टर। तो ये दोनों चीज मिला के ये देखा जाता है कि भाई उसका डिमांड कितना हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए, सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। बेसिकली इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी बोलता है क्या, shows how consumer preference determine consumer demand, determine क्या, consumer demand for commodities while business cost determine supply of commodity, supply of commodity। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको। तो यहां पे बताया जा रहा है कि कंज्यूमर जो होता है, वो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है वो ये बताता है कि कंज्यूमर का डिमांड क्या है कमोडिटीज के लिए। ठीक है, और जो बिजनेस कॉस्ट होता है वो ये बताता है कि कैसे कितना रुपए में हम सप्लाई कर पाएंगे कमोडिटी को, कितना रुपए हमें लगेगा सामान को बनाने में। ठीक है, तीसरा बोलता है कि प्राइस जो होता है
वो क्वांटिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, यानी उल्टा है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस आपका घट जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, प्राइस जो है इनवर्सली रिलेटेड है किससे, क्वांटिटी से। यानी अगर हमारा जो प्राइस है, समझिए ध्यान से, बढ़ गया, इसका मतलब है क्या कि क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। नेचुरल सी बहुत बात है। अगर पेन का दाम 50 रुपए कर दे रहे हो, पेन का दाम मान लीजिए पहले 10 रुपए था, अब इसको बढ़ा के आपने 50 रुपए कर दिया, क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। तो नेचुरल सी बात है कि पहले जो भी क्वांटिटी होगा उसमें ड्रॉप आ जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो खरीदने वाले ग्राहक कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम चीज आइए, अगर हम यहां पे बोले प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी, अब हम लोग क्या कर दिए कि क्वांटिटी, या आप ऐसा समझिए प्राइस को घटा दिया आपने, तो नेचुरल सी बात है उस क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। जो चीज पहले 10 रुपए का मिल रहा था वो 5 रुपए में आपको मिल रहा है, तो नेचुरल सी बात इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, या क्वांटिटी की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाएगी आपकी। समझ बात, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ उल्टा रिलेटेड होता है। सारे पॉइंट्स प्लीज लिख लीजिए, लिखते चलिएगा तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए डिमांड शेड्यूल पे चलिए। ठीक है, अब समझना है कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। हमें क्या समझना है, डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड शेड्यूल एक तरह का रिलेशनशिप बताता है जो कि एग्जिस्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। नेचुरल सी बात है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कुछ न कुछ रिलेशनशिप तो है। प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है, क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो प्राइस घटता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, उसे हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बाउट, उसी चीज को हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। एक तरह का रिलेशनशिप बताता है जो एग्जिस्ट करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब आइए, एक है डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है उसमें जी, ये बेसिकली डिमांड शेड्यूल का ही, यानी ये रिलेशनशिप ही बता, बट ग्राफ में बता रहे हैं। क्या बता रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। क्या नाम है इसका, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। समझिएगा बात को, क्या लिखा, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। इसका मतलब क्या है, जो प्राइस होती है कमोडिटी का, अगर हम उस प्राइस को बढ़ा दें, या जो प्राइस होती है कमोडिटी का, जो भी सामान उसको अगर बढ़ा देते हैं तो बायर कम खरीदता है। ठीक है, और प्राइस को कम कर देंगे तो नेचुरल सी बात है क्वांटिटी ज्यादा खरीदता है। तो यहां पे सिंपल सी चीज बताया है, प्राइस को बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब है, इंक्रीज हो गया है ना। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे, यानी डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम प्राइस को घटा देते हैं, डेट इज डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो यहां जो बायर्स है, ये सब कौन है, बायर, खरीदार। ठीक है, बायर्स, तो बायर्स जो है क्वांटिटी अब ज्यादा खरीदेंगे, ये सस्ता मिल रहा है माल। ठीक है, हमारी बात,
इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बोलते हैं हम लोग इसी चीज को। जो मैंने एक बात बोला इसी को हम लोग लिख लेते हैं, लिख लेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं आपका लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। यहां क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है इंक्रीज कर दिया गया है, buyer tend to buy less commodity keeping other things constant, keeping other things constant। ठीक है, सिमिलरली इसी में एक बात और लिख लीजिए, price is lowered ठीक है, other things being constant, अब क्या हो जाएगा इस केस में, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। आपको समझ में आ गया, यानी हम यहां बोल रहे थे जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी अगर बढ़ जाता है तो बायर जो होता है वो लेस कॉमोडिटी खरीदता है, यानी कम खरीदता है। ठीक है, उसी तरीके से प्राइस अगर घट जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, सिंपल सा चीज था। अब आइए मार्केट डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट डिमांड दो चीज होती है। ठीक है, एक तो बोलता है टोटल इंडिविजुअल डिमांड क्या है। ठीक है, मार्केट डिमांड बेसिकली क्या है, इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं टोटल इंडिविजुअल डिमांड हो गया ये। ठीक है, हर एक का डिमांड मिला लो वो मार्केट डिमांड हो गया। ठीक है, मेरा आपका सभी लोग का डिमांड मिला दिया तो क्या हो गया, मार्केट का डिमांड हो गया। और मार्केट डिमांड जो होता है ये भी फॉलो करता है, फॉलोज लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। क्लियर होगी बात, तो ये चीज हो गया। ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, कुछ भी छोड़िएगा मत, कि लिखिएगा तभी आपको फायदा होगा। ऐसे सुनने से उतना इफेक्टिव नहीं जितना आप लिख के चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है, एक है बेस सिस्टम। बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में। ठीक है, अंतर कहाँ है, यहाँ है इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है। ठीक है, आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस। ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। ठीक है,
जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 4x968512 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।